हेलो एवरीवन। तो स्वागत है गुरुकुल विजडम क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। तो प्रकाश के परावर्तन के पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्रकाश के बारे में पढ़ा और उससे रिलेटेड बहुत सारे जो टर्म थे उनके बारे में पढ़ा और अंतिम टॉपिक हम लोगों ने किरण पुंज पढ़ा था और किरण पुंज के प्रकार के बारे में जाना था। तो आज उसी पथ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अगला जो हमारा टर्म है उस पे आते हैं। तो अगला हमारा टर्म है आत्मदीप्त पदार्थ। आत्मदीप्त पदार्थ हमारा अगला टर्म है आत्मदीप्त पदार्थ। आत्मदीप्त पदार्थ तो आत्मदीप्त कहने का मतलब होता है कि आत्म का मतलब होता है खुद और दीप्त का मतलब होता है जलना। आत्म का मतलब होता है खुद और दीप्त का मतलब होता है जलना, यानी वैसे पदार्थ जो खुद क्या करते हैं, प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं, अपने से निकालते हैं। वैसे पदार्थ जो खुद प्रकाश उत्सर्जित करते हैं वैसे पदार्थ को क्या कहते हैं, आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। तो लिखते हैं कि वैसा पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित करता है आत्मदीप्त पदार्थ कहलाता है। आत्मदीप्त पदार्थ कहलाता है। तो जैसे में कौन कौन से पदार्थ हैं जो प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं, तो आप अपने चारों बगल जब देखेंगे तो आपको अपने एग्जाम्पल नजर आ जाएगी। जैसे बल्ब हो गया, प्रकाश को उत्सर्जित करता है। टॉर्च हो गया, प्रकाश को उत्सर्जित करता है। सूर्य हो गया, प्रकाश को उत्सर्जित करता है। लेकिन चंद्रमा प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता। हम लोग जो इजोरिया रात में देखते हैं कि चंद्रमा चमक रहा है, वहां से एकदम लाइट आ रही है, व्हाइट व्हाइट नजर आता है एकदम। तो चंद्रमा प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता, वो तो प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्ट करने का मतलब है कि प्रकाश किसी और का है, प्रकाश उत्सर्जित कोई और कर रहा है, लेकिन चंद्रमा क्या कर रहा है कि अपने से टकरा करके भेज रहा है। तो हमको लगता है कि अच्छा ये जो प्रकाश आ रहा है ना, ये चंद्रमा से आ रहा है। मान लेते हैं कि ये चंद्रमा है, तो प्रकाश आ रहा है यहाँ से, सूरज से। यह है सूरज, तो सूरज से प्रकाश आ रहा है चंद्रमा पे ऐसे, और ये प्रकाश आकर के चंद्रमा पे ऐसे यहाँ पड़ता है और पड़ने के बाद टकरा करके वापस लौट जाता है। तो प्रकाश क्या ये उत्सर्जित कर रहा है, चंद्रमा उत्सर्जित कर रहा है? नहीं, चंद्रमा उत्सर्जित नहीं कर रहा है। तो चंद्रमा आत्मदीप्त पदार्थ का एग्जाम्पल नहीं होगा। तो चंद्रमा किसका एग्जाम्पल होगा? तो चंद्रमा अदीप्त पदार्थ की एग्जाम्पल होगी, आगे बताएंगे। तो अभी हम इसका जैसे लिख देते हैं, सूर्य हो गया, बल्ब हो गया और टॉर्च। अगला हमारा टॉपिक है अदीप्त पदार्थ। अदीप्त पदार्थ, अदीप्त, अ का मतलब होता है न, अ का मतलब होता है न, और दीप्त का मतलब होता है जलना। यानी वैसा पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता, वैसा पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता उसको कहते हैं अदीप्त पदार्थ। तो यहां लिख देते हैं वैसा पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता अदीप्त पदार्थ कहलाता है। अदीप्त पदार्थ कहलाता है। जैसे अदीप्त पदार्थ के एग्जाम्पल कौन होंगे? तो अदीप्त कहने का मतलब कि जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं। तो जैसे हो गया ये बोर्ड, जिस बोर्ड पे हम लिख रहे हैं, ये बोर्ड प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है क्या? नहीं। तो फिर हमें दिखाई कैसे दे रहा है? दिखाई
रिफ्लेक्शन की वजह से दिखाई दे रहा है, उत्सर्जित ये नहीं कर रहा है। बोर्ड हो गया, इसी प्रकार कोई पत्थर, चंद्रमा इत्यादि। तो बोर्ड, पत्थर, चंद्रमा इत्यादि। चंद्रमा के बारे में मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ये आत्मदीप्त की एग्जाम्पल नहीं है। किसकी एग्जाम्पल है? अदीप्त की, यानी ये प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता। तो वो चंद्रमा क्या करता है? प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है, इमिट नहीं करता, प्रकाश का परावर्तन करता है, प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता। अब आत्मदीप्त पदार्थ हो गए, अदीप्त पदार्थ हो गए। अब हमारा जो अगला टॉपिक है, हमारा अगला टॉपिक है प्रकाशीय माध्यम। प्रकाशीय माध्यम। प्रकाशीय माध्यम कहने का मतलब है कि वह माध्यम, माध्यम का मतलब होता है जिसके सहारे प्रकाश एक जगह से दूसरी जगह जाता है ना, उसको कहते हैं प्रकाशीय माध्यम। यानी वो चीज़ जो प्रकाश को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में हेल्प करती है, तो वो चीज़ हो गई प्रकाशीय माध्यम। जैसे हमारे पास अभी प्रकाश पहुंच रहा है, कैसे पहुंच रहा है? हवा के माध्यम से पहुंच रहा है, बल्ब से निकल रहा है और वहां से क्या हो रहा है कि हवा में चलता हुआ वो हमारे पास पहुंच रहा है। तो यहाँ पे हवा क्या हो जाएगा? प्रकाशीय माध्यम हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि इस रूम में हम कांच लगा देते, शीशा का गेट यहाँ लगा देते, यहाँ पे हम शीशा का गेट ऐसे लगा दिए, वहाँ बल्ब जल रहा है। अब बल्ब क्या कर रहा है कि वहाँ से प्रकाश निकला और शीशा को पार करते हुए आया, तो शीशा में भी कुछ देर चला होगा कि नहीं? अगर इतना मोटा शीशा है तो शीशा में भी कुछ देर प्रकाश चला होगा कि नहीं? हाँ, तो कुछ देर प्रकाश चला, यानी शीशा के माध्यम से भी तो हमारे पास आया ना, तो शीशा भी क्या हो जाएगा? प्रकाशीय माध्यम हो जाएगा। अगर प्रकाश पानी को पार करते हुए हमारे पास आ रहा है तो पानी भी क्या हो जाएगा? प्रकाशीय माध्यम हो जाएगा। तो वे सारी चीजें जो प्रकाश को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में क्या करती है? हेल्प करती है, तो वो क्या हो जाएगी? प्रकाशीय माध्यम हो जाएगी। तो क्या प्रकाश को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए हमेशा माध्यम की आवश्यकता होती है? तो नहीं, ऐसा बात नहीं है। प्रकाश को एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए माध्यम की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। अगर माध्यम है तो ठीक है, अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। बिना माध्यम के भी, यानी ऐसा जगह जहाँ कुछ नहीं है, ना हवा है, ना पानी है, ना कांच, कुछ भी नहीं है, वैसा जगहों पे भी प्रकाश क्या करता है? एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है। वैसे जगहों पे भी प्रकाश एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है, तो वैसे जगह कहते हैं निर्वात। निर्वात कहने का मतलब है कि कुछ भी नहीं है वहाँ पे। निर्वात कहने का मतलब है कि कुछ भी नहीं है वहाँ पे। तो निर्वात में भी प्रकाश एक जगह से दूसरी जगह जाता है, और वहीं से प्रकाश का एक नेचर का जो तरंग का जो बात है कि प्रकाश एक तरंग की तरह कार्य करता है, वहाँ से ही आता है कि वहाँ तो कुछ नहीं था, फिर भी प्रकाश क्या हुआ? एक जगह से दूसरी जगह गया। तो प्रकाश क्या है? तरंग है। तो लिखते हैं कि वैसा माध्यम या वे सारी चीजें, जो एक जगह से, जो प्रकाश को एक जगह से दूसरी जगह तक एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में मदद करती है,
प्रकाशीय माध्यम कहलाती है। प्रकाशीय माध्यम कहलाती है। वे सारी चीजें जो प्रकाश को एक जगह से दूसरी जगह तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में मदद करती है, प्रकाशीय माध्यम कहलाती है। जैसे कि हवा हो गया, पानी हो गया, कांच हो गया। जैसे हवा, पानी, कांच इत्यादि, ये सारी चीजें क्या हैं? प्रकाशीय माध्यम। अब प्रकाशीय माध्यम जो है वो दो प्रकार की होती है। प्रकाशीय माध्यम जो है वो दो प्रकार की होती हैं। एक होती है कि समांगी माध्यम और एक होती है विसमांगी माध्यम। समांगी कहने का मतलब होता है कि एक जैसा, और विसमांगी कहने का मतलब होता है कि एक जैसा नहीं। समांगी कहने का मतलब होता है कि एक जैसा। जैसे हवा को ले ले तो हवा तो यहाँ जाए चाहे वहाँ जाए चाहे वहाँ जाए, कहीं भी जाए, सब जगह हवा तो एक ही जैसा होगा ना। लेकिन अगर हम क्या करें कि एक बीकर ले ले, इसमें पानी डाल दिए, एक बीकर या बाल्टी या कोई बर्तन जिसमें हमने क्या कर दिया, पानी डाल दिया। अब इस पानी भी एक जैसा होगा, सभी जगह से एक जैसा। पानी सभी जगह से तो एक जैसा नहीं होगा ना, तो पानी क्या हो गया? समांगी माध्यम हो गया। हवा क्या हो गया? समांगी माध्यम हो गया। लेकिन क्या किए कि इस पानी में हम लोगों ने क्या किया कि सरसों का तेल डाल दिया, सरसों का तेल। अब जैसे ही सरसों का तेल डाल दिया इसमें, तो अब पानी सब जगह से एक जैसा नहीं रह गया। अब पानी सब जगह से एक जैसा नहीं रह गया, तो अब सरसों के तेल डालने के बाद ये हो जाएगा विसमांगी माध्यम। एक जैसा नहीं है तो क्या हो जाएगा? विसमांगी माध्यम। तो माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक समांगी और एक विसमांगी। तो ये समझाने के लिए मैंने बता दिया था। अब हम आते हैं अपने अगला टॉपिक, प्रकाश के परावर्तन पे। प्रकाश के परावर्तन। तो परावर्तन को जानने से पहले हमको तीन बातों का ध्यान रखना होगा कि प्रकाश तीन तरह की घटनाएं शो कर सकती है। प्रकाश जब किसी वस्तु पे पड़ती है, अगर पड़ती है तो तीन तरह की घटनाएं हो सकती है। या तो हो सकता है कि प्रकाश आया ऐसे टकरा करके फिर वापस चला गया, जहां से आया था टकराया फिर उसी माध्यम में चला गया। हवा से आया और इस बोर्ड से टकराया फिर हवा में चला गया। तो एक घटना तो ये हो सकता है। दूसरा घटना ये हो सकता है कि प्रकाश हवा से तो आया और बोर्ड के पास गया और बोर्ड में ही रह गया, यानी बोर्ड उसको क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया, सोख लिया, अवशोषित कर लिया। तो दूसरा घटना ये हो सकता है। और तीसरा घटना ये हो सकता है कि प्रकाश हवा से तो आया और क्या हुआ कि इस बोर्ड के आर पार हो गया। हवा से तो आया और इस बोर्ड के क्या हो गया? आर पार, दूसरे तरफ पीछे चला गया। तो तीन तरह की घटना हो सकती है, या तो परावर्तन का हो जाए, या अवशोषण का हो जाए, या आर पार हो जाए। तो हमको अवशोषण और आर पार के बारे में नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है परावर्तन। यानी प्रकाश आया, जिस माध्यम से आ रहा है, टकरा करके वापस लौट गया, तो इसको कहते हैं प्रकाश की परावर्तन। तो लिखेंगे कि जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से चलकर किसी एक माध्यम से चलकर किसी वस्तु से टकराने के बाद, किसी वस्तु से टकराने
के बाद पुनः वह उसी माध्यम में वापस लौट आती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से चलकर किसी वस्तु से टकराने के बाद पुनः वह उसी माध्यम में वापस लौट आती है तो इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। इसका हम एक डायग्राम बना लेते हैं, एक इमेज बना लेते हैं। तो क्या होता है प्रकाश का परावर्तन में कि मान लेते इधर हवा है, ये हो गया हवा, ये हो गया दर्पण। ठीक, तो दर्पण को हम रंग देते हैं, रजतित कर देते हैं। तो क्या हुआ कि प्रकाश हवा से आया ऐसे, और ये दर्पण एक वस्तु की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है? वस्तु की तरह काम कर रहा है। तो इस दर्पण से टकराया ऐसे, टकराने के बाद ऐसे वापस आ गया। ऐसे गया था, हवा से टकराया, फिर हवा में ही वापस आ गया। तो इस घटना को ही तो क्या कह रहे हैं? प्रकाश का परावर्तन। इस घटना को ही क्या कह रहे हैं? प्रकाश का परावर्तन। कि हवा से आया था, दर्पण से टकराया, फिर वापस लौट गया, इसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश के परावर्तन में क्या होगा कि कुछ टर्म है यहाँ पे जानने के लिए, उसको मैं बता देता हूँ। तो जो प्रकाश की किरणें आती है ना, आने वाली प्रकाश की किरण को कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण। अब प्रकाश की किरण दर्पण के जिस बिंदु पर पड़ती है उस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पे पड़ती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, यह आपतन बिंदु है, और इस पे हम क्या कर दिए कि लंब डाल दिए, परपेंडिकुलर 90 डिग्री का लंब क्या कर दिए हैं? डाल दिए हैं। तो इसको कहते हैं अभिलंब। अभिलंब। और इसको कहेंगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण ये क्या हो जाएगी? परावर्तित किरण, या आपतित किरण, या अभिलंब, या आपतन बिंदु, ये हमारा दर्पण है। दर्पण। दर्पण को हम MN से डिनोट कर देते हैं, इसको O से डिनोट करते हैं, इसको A से, इसको B से, इसको D से। तो ये हो गया आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये अभिलंब, ये हो गया आपतन बिंदु। अब चूंकि प्रकाश जब भी किसी सतह से टकराकर वापस लौटती है तो प्रकाश के परावर्तन के नियम को फॉलो करती है। वो नियम है कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, यानी एंगल I बराबर होते हैं एंगल R के। एंगल I बराबर होते हैं एंगल R के, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यह है प्रकाश के परावर्तन के नियम। पहला नियम था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, और दूसरा नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। तो ये प्रकाश के परावर्तन के नियम है। तो हम लोगों ने प्रकाश का परावर्तन देख लिया, तो अब हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम को भी जान लेते हैं। तो
प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। कौन कौन? तो पहला हो जाएगा कि आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही समतल में होते हैं। तो समतल कहने का मतलब प्लेन, जैसे ये बोर्ड जो हमारा है ना, यहाँ से यहाँ एक प्लेन हो गया। ये जो बोर्ड हमारा यहाँ से यहाँ है, क्या हो गया? एक प्लेन हो गया। तो देखिए, आपतित किरण है और परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों तो एक ही प्लेन में है ना, बोर्ड के प्लेन में ही है ना। देखिए, एक ही प्लेन में तो है तीनों, बोर्ड के प्लेन में तो है आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब, तीनों क्या है? एक ही प्लेन में, एक ही समतल में तो है। तो पहला नियम तो फॉलो हो रहा है। अब दूसरा नियम हमारा कि आपतन कोण यानी एंगल आई बराबर होना चाहिए, बराबर होता है परावर्तन कोण के। परावर्तन कोण यानी एंगल आर, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होना चाहिए। तो पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, और दूसरा है आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। तो आपतन कोण को हम यहाँ पे लिख देते हैं ब्रैकेट करके कि आपतन कोण यानी एंगल AOD, बराबर होता है एंगल DOB या BOD, एंगल BOD लिख देते हैं BOD के। एंगल AOD बराबर हो गया एंगल BOD को, तो एंगल AOD को क्या कहेंगे? I, और एंगल BOD को क्या कहेंगे? R। तो एंगल I और एंगल R क्या हो जाता है? बराबर। तो ये परावर्तन के दूसरा नियम है। तो हम लोगों ने परावर्तन के नियम जान लिए, परावर्तन को जान लिए। अब हमारा अगला जो चैप्टर होगा, अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा दर्पण। तो आप उसको पढ़ करके रखिएगा, जब हम अगला टॉपिक पढ़ाएंगे तो आपको क्या होगा कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ओके, तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मुझे विश्वास है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।